दोस्तों और प्यारे साथियों, रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला किसान का बेटा था। रमेश की उम्र अभी महज 17-18 साल की थी और उसने अभी पिछली साल हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। कक्षा 11 में उसने एडमिशन लिया था। वो एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ता था जो उसके गांव से महज 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता था। रमेश के परिवार में रमेश और उसके माता पिता थे। घर परिवार सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। रमेश के पिताजी उस गांव में कुछ खेती की जमीन थी उनकी खुद की, जो कि उनकी पैतृक जमीन थी। उसी जमीन पर अन्न वगैरह उपजाते थे और जो अन्न उपजता था उसी को बेचकर, और घर में पशुपालन का धंधा था। 4-5 मवेशी पाल रखे थे। उन मवेशियों का जो दूध निकलता था उस दूध को मार्केट में बेचकर जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चला रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक पता चलता है कि रमेश के पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। अब जब रमेश के पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो पास पड़ोसी रमेश को कहते हैं कि भाई इन्हें कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाना शुरू करो। दरअसल रमेश के पिताजी को एक असाध्य बीमारी हो गई थी, लेकिन उस बीमारी का इस घर को थोड़ा सा इल्म नहीं था, थोड़ा सा अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी पिताजी को हो गई है। खैर, जब पड़ोसी और नात रिश्तेदार कहने लगते हैं कि भाई अब इन्हें किसी हॉस्पिटल में दिखाओ, तो रमेश चूंकि बड़ा हो चुका था वो अपने पिताजी को एक हॉस्पिटल में दिखाता है। हॉस्पिटल में जब दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है भाई साहब कि अब आपके पिताजी को जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है कैंसर, और वो अब जाके पता चली है और उसका स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। ऐसे में आपके पिताजी बहुत कम दिन के मेहमान हैं इस धरती पर। इन्हें अविलंब अगर इनको ज्यादा दिन तक बचाना है तो भाई साहब इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखाना शुरू करिए। रमेश कहता है कि ठीक है सर। अब वहां से वो दूसरे जिले में ट्रांसफर करवाता है, एक बड़े जिले के हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाता है। वहां पे उनका इलाज चलता है। इलाज चल ही रहा था कि डॉक्टर अचानक एक दवा लिखते हैं और कहते हैं कि इसे दवा को अविलंब जितनी जल्दी हो सके बाहर से जाकर लेकर आओ। वो अपने हाथ में उस दवा की पर्ची लिए अस्पताल के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं सभी मेडिकल स्टोरों पर उस दवा को खोजता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि भाई साहब ये दवा उपलब्ध नहीं है। अब फिर डॉक्टर से जाके बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस दवा को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ये इंजेक्शन तुम्हारे पिताजी को लगना है, तो तुम चाहे जैसे व्यवस्था करो, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम व्यवस्था कहां से करो। अब वो मेडिकल स्टोर पर फिर से दोबारा वापस लौट जाता है, उन्हीं मेडिकल स्टोरों पर जहां पर वो दवा खोजने गया था। कई मेडिकल स्टोर वालों से सलाह लेता है कि भाई साहब ये दवा कहाँ मिलेगी। एक मेडिकल स्टोर वाला उसमें कहता है कि मेरे एक जानने वाले हैं, मैं बात कर लेता हूँ। वो फोन पर बात करता है और रमेश से कहता है कि ये दवा फला मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, लेकिन वो जगह बहुत दूर है, यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में तुम जाओगे कैसे। मेडिकल स्टोर वाला रमेश को देखता है। देखकर ऐसा लग रहा था रमेश जैसे बेचारा सा लग रहा था। वो अपनी बाइक पकड़ा देता है मेडिकल स्टोर वाला। कहता है कि भाई एक बाइक ले लो, तुम्हारे पिताजी कहाँ भर्ती वहां दिखा दो ताकि बाइक वगैरह लेके तुम भागो ना, क्योंकि रमेश उसके लिए अनजान था। रमेश कहता है कि ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना विश्वास किया। रमेश बाइक चला लेता था। रमेश बाइक स्टार्ट करता है और सीधा उस मेडिकल स्टोर की तरफ जाता है जहां उसके पिताजी का इंजेक्शन मिलना था। अब वो अभी 1-2 किलोमीटर शहर से आगे ही बढ़ा था मेडिकल स्टोर की तरफ कि अचानक देखता है कि नाके पर चौराहे पर पुलिस वालों ने चेकिंग लगा रखी है और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, और रमेश ने हेलमेट लगा नहीं रखा था। अब रमेश सोचता है, ऊपर वाले को देखकर याद करता है कि ऊपर वाले ये कैसा दुख मुझे दे रहे हो। एक तरफ तो उधर मेरे पिताजी की जान जाने पर बनी है, डॉक्टर ने कहा है अविलंब इंजेक्शन लेकर आओ, और इधर अब पुलिस की चेकिंग लगी है। पुलिस वालों से भगवान कैसे बचे। अचानक दरोगा साहब जहां गाड़ी चेक कर रहे थे वहां का एक सिपाही रमेश के पास आता है और गाड़ी की चाबी लेके कहता है पेपर चेक कराओ। अब रमेश वाला वहां का फोन नंबर भी नहीं लाया था जिसकी वो बाइक लेकर आया था। बेचारा हैरान परेशान होता है, अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन दरोगा साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। दरोगा साहब कहते हैं ना तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही तुमने हेलमेट लगाया, ना तुम्हारी गाड़ी के पेपर है, ऐसे में तुम्हारी गाड़ी जो है वो सीज कर दूंगा। वो हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि दरोगा साहब, अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी सिपाही को मेरे साथ भेज दो, वो दवा ले लूं मैं पिताजी का और वहां डॉक्टर को दवा दे दो, फिर आपको जो सजा देनी है दे देना।
अब दरोगा साहब कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है बकवासबाजी करने के लिए, इतनी बात करने के लिए समय नहीं है, तुम्हें जो करना है वो अविलंब करो। तब तक सिपाही रमेश को किनारे करता है और कान में कहता है कि कुछ खर्चा वर्चा दे दो, अभी मैं छुड़वा देता हूं। रमेश बहुत हैरान परेशान होता है और कहता है कि सर, हमारा जो है, हमारे पिताजी इस समय असाध्य बीमारी कैंसर से पीड़ित है, उन्हें इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है और मैं साहब लेने जा रहा हूं। आप लोगों में तनिक भी मानवता नहीं बची है, आप लोग पैसा ले लेंगे मुझसे। और साहब, मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, किसान घर का लड़का हूं, मध्यम वर्गीय परिवार का हूं, मेरे पिताजी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में आप सब कुछ जानते हुए, जबकि डॉक्टर का पर्चा मेरे पास है, और फिर आप कह रहे हैं कि पैसे दो। हालांकि पुलिस वाले नहीं मानते हैं उसकी बातों को। वो बेचारा जैसे तैसे 500 रुपए की नोट निकालकर बुलाकर सिपाही को देता है, सिपाही दरोगा से बताता है और फिर रमेश की गाड़ी छूट जाती है। रमेश की गाड़ी तो छूट जाती है, वो अपने पिताजी को इंजेक्शन भी पहुंचा देता है, लेकिन फिर रमेश उसी जगह से जो 500 रुपए पुलिस वाले ने लिए थे, उस 500 रुपए ने रमेश की पूरी तकदीर ही बदल के रख दी। आखिर क्या हुआ पूरी कहानी में आगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस 500 रुपए रिश्वत की वजह से रमेश का पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, वास्तव में बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही सीख लेने वाली कहानी है, बहुत ही सामाजिक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि मेहनताना के तौर पर बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कहानी अगर आपको पसंद आए ना तो एक बार छोटा सा लाइक दे देना। ये सब निःशुल्क होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो दोस्तों, इतना तो कर ही दिया करिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कहानी शुरू करने के पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमारे कहने पर आता है या वो खुद से करते हैं, उन्हें कहानियां अच्छी लगती हैं। तो 3 लोगों के नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सर्दी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, भयंकर सर्दी का मौसम है इस समय। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि सर्दी के मौसम में अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार वालों को सेफ रखें, ज्यादा ना हो तो बाहर ना ही निकले। तो फिलहाल कहानी लंबी हो जाएगी। उन 3 लोगों के नाम है, श्रवण कुमार है जो उत्तर प्रदेश हरदोई से है। अगला नाम है वकील अहमद। वकील अहमद है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। और कृपाल सिंह है, इन्होंने कहा है बहुत अच्छी कहानी सुनाई, आपको धन्यवाद। तो आपको भी धन्यवाद और आप 3 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी सुनी, आपको अच्छा लगा और आपने कमेंट किया। दोस्तों, आप जब कहानी पूरा सुना करिए तो हमें ये जरूर बता दिया करिए कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, कहां से सुन रहे थे, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप हमारी कहानी कहां से सुनते हैं और हमारी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है। खैर, अब 500 रुपया जब पुलिस वाले को मिल जाता है, उसे छोड़ देते हैं पुलिस वाले। अब वो बेचारा तेजी से जाता है, तेजी से वहां मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है और मेडिकल स्टोर वाले को कहता है कि भैया, अभी आपको एक मेडिकल स्टोर से फोन आया होगा ये इंजेक्शन के लिए। वो इंजेक्शन ढूंढता है, देता है। उसके बाद रमेश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस मेडिकल स्टोर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कहता है कि भैया, आपने मुझे बाइक अपनी दे दी विश्वास करके, आपके अंदर तो इतनी इंसानियत है। लेकिन अभी रास्ते में पुलिस वालों ने चेकिंग लगाई थी, 500 रुपया उन्होंने मुझसे लिया और उसके एवज में गाड़ी छोड़ी है। वो कहता है भाई क्या करूं, पुलिस वाले का तो आप जानते ही हो क्या है। खैर, वो अस्पताल में पहुंचता है, डॉक्टर साहब से मिलता है, डॉक्टर साहब को इंजेक्शन देता है। अब वो इंजेक्शन उसके पिताजी को लगाया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद पिताजी की तबीयत जो है वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों शाम होती है, शाम होते होते फिर 2-3 घंटे बाद, 2-3-4 घंटे उसके पिताजी की तबीयत में सुधार होता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज का है, ऐसे में ज्यादा दिन तक नहीं बचाया जा सकता। और फिर 5-6 घंटे बाद उसके पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब होना शुरू होती है। और फिर डॉक्टर कुछ देर बाद ही बुला कर लाता है डॉक्टर को। डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं कि चंद लम्हों के मेहमान और हैं तुम्हारे पिताजी। और उसके सामने ही पिताजी दम तोड़ देते हैं। और जब पिताजी दम तोड़ते हैं तो डॉक्टर से वो पूछता है
तो डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल जो तुमने इंजेक्शन लगवाया था अपने पिताजी को, वो इंजेक्शन उन्हें 30 मिनट पहले लग जाना था। उस हिसाब से रमेश गुणा गणित लगाता है कि अगर 30 मिनट पहले लग जाना था तो पुलिस वालों ने अगर मुझे इतना डिस्टर्ब ना किया होता, पुलिस वालों ने चौराहे पर मेरी गाड़ी को ना रोका होता और ये कागज पत्तर जो चेकिंग करने का मुझसे बहाना बनाया, मुझसे 500 रुपए की रिश्वत ली, अगर ये पैसा और इतनी देर टाइम मेरा वेस्ट ना हुआ होता तो शायद मैं पिताजी को इंजेक्शन लगवा दिया होता। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, लेकिन पिताजी चंद लम्हे हम लोगों के साथ और तो काट पाते। खैर, जब डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, फिर वो अपने पिताजी की डेड बॉडी को लेकर जाता है, जैसे तैसे दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार के बाद अभी कुछ दिन बाद जब पिताजी का क्रियाक्रम करके वो निपटता है, इस साल उसने कक्षा 11 में एडमिशन नहीं लिया था, हाई स्कूल की पढ़ाई ही पूरी कर ली थी। और उसके पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से रमेश ने यह मन बना लिया था कि अब पिताजी इस स्थिति में है, ऐसे में पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे में पिताजी को और घर को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब जब पिताजी रहे नहीं दुनिया में तो लक्ष्य एक ही था, पढ़ाई। वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करने लगता है। मेहनत मजदूरी करके फिर कक्षा 11 में रमेश एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद रमेश पढ़ाई करना अपनी जारी रखता है। फिर देखते देखते वो इंटर क्लास में पहुंचता है, कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करता है और कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो एक अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में दाखिला लेता है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि बेटा इतने खर्चे कहाँ से आएंगे, इतने अच्छे स्कूल में तुमने एडमिशन ले लिया है। गांव के बहुत सारे लोग और रमेश के साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, वो लोग सब सोचकर यही एक चीज परेशान रहते हैं कि पिताजी तो है नहीं, आखिर में ये स्कूल की खर्चा पूरी कैसे करेगा, कहां से लाएगा खर्चा। लेकिन रमेश ने उन 500 रुपए जो घूस दिए थे और पुलिस वालों ने जो सलूक किया था उसके पिताजी के हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान, वो सलूक उसके लिए एक नजीर बन चुका था, उसके लिए एक लकीर बन चुका था। और रमेश जब 500 रुपया निकाल कर पुलिस वाले को दे रहा था तो अपने आप से उसने एक प्रण कर लिया था, हो न हो एक दिन मैं पुलिस का बड़ा अधिकारी जरूर बनूंगा। और उसके सपने उसकी आंखों में अब तैरने लगे थे। वो अपने पिताजी को, वो अपनी माताजी को और पास पड़ोसियों, अपने मित्रों को समझाता है कि भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर मैंने दाखिला ले लिया है तो मैं पढ़ाई पूरी भी करूंगा। और उसके बाद वो मेहनत मजदूरी करने लगता है। कुछ दिन बाद ऐसा समय आ जाता है कि जब उसका पढ़ाई मेहनत मजदूरी करने के वजह से वो सोचता है कि दिन भर अगर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, रात में जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं दिन में शारीरिक तौर पर इतना थक जाता हूँ कि रात में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो शहर के एक जगह पर छोटा सा एक कमरा ले लेता है और वहां के कुछ मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगता है। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो मोहल्ले वाले थे, वो वहां पे रमेश इतना फेमस हो जाता है कि देखते देखते उसके पास लड़कों का अंबार लग जाता है। लड़के बहुत ज्यादा पढ़ने आने लगे थे और ठीक ठाक उसकी इनकम हो जाती थी। अब उस इनकम से कुछ वो इनकम अपनी माँ को दे देता था, बाकी बची हुई इनकम से जो बाकी बचा हुआ पैसा ट्यूशन पढ़ा के आता था उससे रमेश अपनी पढ़ाई में लगाता था। दिन रात रमेश बहादुर की तरह मैदान में डटा रहा और मैदान में डटा रहकर पढ़ाई करता रहा, क्योंकि उसे उस पुलिस वाले से बदला लेना था, अपने सपनों को साकार करना था। रमेश पढ़ाई करता रहा। देखते देखते उसका 3 साल बीत गया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसने अच्छी तरीके से अच्छे नंबर से पास कर ली। और जब अच्छे नंबर से उसने पढ़ाई पास कर ली तो उसका लक्ष्य पहले से ही तय था। उसने तय कर लिया था अपना गोल कि उसे पाना क्या है। खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, खोने के लिए सिर्फ मां थी, पाने के लिए उसे बहुत कुछ था। रमेश फिर से पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो पहला प्रयास में जब वो प्रीलिम्स में जाता है, प्री में बैठता है, प्री में बैठने के बाद वो फेल हो जाता है। उसे एक बार धक्का लगता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लगा रहता है, बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा हैरान परेशान रहने लगता है। लेकिन फिर वो याद करता है कि कैसे उस पुलिस वाले ने 500 रुपया घूस लिया था और उसे तो एक दिन सबक सिखाना ही है। वो फिर से अपने उसी मैदान में आ जाता है। यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक फिर से यूपीएससी की परीक्षा आ जाती है। इस बार वो यूपीएससी के लिए फिर से आवेदन करता है और फिर पढ़ाई करते करते उसे लगता है कि अब सही समय आ गया है, हो सकता है इतनी पढ़ाई कर ली है कि
अब मेरा सिलेक्शन हो जाए, और फिर वो दिन रात मेहनत करके, अपना दिल लगा के, अपना मन लगा के, अपने बचाए हुए पैसों को अपने रुसवारियों में दुश्वारियों में जैसे तैसे कमाए गए ट्यूशन के कोचिंग के फीस से वही पढ़ाई करता है, अच्छी अच्छी किताबें खरीदता है, दिन रात अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाता है। और इस बार जब यूपीएससी की परीक्षा आ जाती है तो वो परीक्षा देता है। इस बार वो प्रीलिम्स प्री परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसको क्वालिफाई कर जाता है। और उसके कुछ दिन बाद ही मेन परीक्षा होती है, मेन परीक्षा भी क्वालिफाई कर जाता है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उसके सपने अब पूरे होने वाले थे। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी माँ से जाकर बताता है कि माँ, अब कुछ दिन बाद ही मेरा रिजल्ट आने वाला है, और हो सकता है इस बार मैं एक पुलिस का अधिकारी बन जाऊं। उसकी माँ उसे खूब सारी दुआएं देती है, क्योंकि वो पिताजी के जाने के बाद माँ की अकेली संतान बना था। उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियों का पूरा बोझ था, माँ को देखना, खेती बाड़ी देखना, पशुओं को देखना। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार अपनी फील्ड में डटा रहा, मेहनत करता रहा। उसके बाद यूपीएससी का जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन रमेश बहुत ज्यादा हैरान परेशान था। ऊपर वाले को याद करके कहता है, ऊपर वाले, हो ना हो मेरा सिलेक्शन जरूर करवा देना। अगर मैं बड़ा अधिकारी ना बन पाऊं तो छोटा ही बन जाऊं। छोटा बनने के बाद उसने सोचा था कि अगर मैं छोटा भी अधिकारी बन जाता हूं तो इन पुलिस वालों को सीख जरूर दूंगा, चाहे जैसे हो, इन्हें सिखाना जरूर है। उसने प्रण कर लिया था पूरी तरीके से। शाम को 7 बजे जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो जाता है एक साइबर कैफे पर। साइबर कैफे पे अपना रोल नंबर देता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। साइबर कैफे वाला कुछ देर बाद आता है और कहता है, साहब आप आईपीएस बन गए हो, आप पुलिस के एक बड़े अधिकारी बन गए हो, अब आप सामान्य आदमी ना रहे। वो अपनी साइकिल से जहां रिजल्ट देखने गया था, उस साइकिल को इतनी तेज भगाता है, उससे लगता है जैसे वो आज लाल बत्ती नीली बत्ती लगी कार में सवार हो। खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ को पहुंचता है, बताता है कि माँ, मैं तो अब आईपीएस बन गया, आज मेरे सपने साकार हो गए। उसकी माँ बहुत खुशी हो जाती है, उसे गले से लगाती है, और दोनों एक दूसरे को खूब सारा प्यार करते हैं। अब फिर दौर शुरू होता है उसकी ट्रेनिंग का। रमेश को ट्रेनिंग सेंटर एलाट होता है, वो आईपीएस की ट्रेनिंग करता है। और आईपीएस की ट्रेनिंग करने के बाद उसे एक जिले का पुलिस अधिकारी बनाया जाता है, ट्रेनी पुलिस अधिकारी। उस दौरान उस जिले में वो बहुत सारे ईमानदारी वाले काम करता है, और ऐसे घूसखोर सिपाहियों को, ऐसे घूसखोर पुलिस वालों को चुन चुन कर दंड देता है, चुन चुन कर सजा देता है, जो चौराहों पर चेकिंग के नाम पर पैसे धन उगाही करते हैं और एक सामान्य आदमी को परेशान करते हैं। अब वो उस दरोगा को खोजता है तो पता लगता है इत्तेफाक से, वो जिस जिले में कप्तान बन के आया है उसी जिले में उन दरोगा साहब की पोस्टिंग है। वहां के उच्च अधिकारियों से, जो कि उसके नीचे के अधिकारी थे, उनसे पूछता है कि फला दरोगा यहाँ पर पोस्टेड है, उनका हाव भाव कैसा है। सब लोग बताते हैं, साहब दरोगा साहब तो बहुत घूसखोर आदमी है, वो आए दिन पुलिस की चेकिंग लगाए रहते हैं, लेकिन उन्हें रंगों हाथों पकड़ना था। अब ये बिना वर्दी में अपना एक दूध का 2-3 टैंकर लेता है, छोटा छोटा, जो दूध के डिब्बे होते हैं, जिससे दूध वाला दूध की सप्लाई करता है, दूध बेचता है, उनको मोटरसाइकिल में टांगता है। और टांगने के बाद सिविल ड्रेस में, सादा कपड़े पहन के वो उस चौराहे पर जाता है, और अचानक इत्तेफाक से वही दरोगा साहब चेकिंग लगाए हुए थे, जो 500 रुपये लिए थे किसी समय में रमेश से। लेकिन दरोगा साहब अब इसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही बंदा है जो 500 रुपया कभी दिया था। अब दरोगा साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि इस दूध वाले को रोको। सिपाही लोग डंडा लेके आगे जाते हैं, गाड़ी रोको रोको भाई रोको। गाड़ी रुकती है, रमेश उतरता है। रमेश कहता है कि साहब गाड़ी के पेपर नहीं है, मैं तो मवेशी को पालता हूँ, शहर में दूध देता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं साहब, गरीब आदमी हूँ, जाने दीजिए। लेकिन दरोगा साहब कहते हैं, नहीं ऐसे जाने नहीं दूंगा तुम्हें, डीएल आरसी इंश्योरेंस जो भी गाड़ी के पेपर है सब लेकर आओ, दिखाओ, तब यहाँ से जाओ। कहता है, साहब ये सब कागज तो मेरे पास नहीं है, देखिए हेलमेट में लगाया हुआ हूँ साहब, जाने दीजिए। लेकिन दरोगा साहब, खाने की लत थी, दरोगा साहब से रमेश कहता है, साहब जाने दीजिए। लेकिन दरोगा साहब पूरी तरीके से पैसे के लालच में अंधे हो चुके थे। वो कहते हैं नहीं। तब तक वही वाकया फिर से घटता, एक सिपाही आता है और इस दूध वाले से, जो कि आईपीएस था रमेश, उससे कहता है कि कुछ खर्चा वर्चा दे दो, मैं तुम्हें जो है वो भी छुड़वा देता हूं।
रमेश पैसा निकालता है, 500 रुपए की नोट बढ़ाता है। जैसे ही सिपाही लेकर दरोगा को पैसे पकड़ाता है, दरोगा साहब पाते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और दूध वाले को इशारा करते हैं कि जाओ। दूध वाला तुरंत ही नीचे उतरता है और कहता है, सुनो, जाना नहीं है, मैं तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने आया था और आज मैंने तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरा एम अब पूरा हो चुका है और तुम लोगों को अब ये बताना है कि तुम लोगों की सर्विस में समाप्त क्यों ना करूं, तुम्हें सस्पेंड क्यों ना करूं, तुम लोगों ने बहुत घूस खाया है। जब ऐसी बातें करने लगता है, दरोगा साहब कहते हैं, तुम्हारा दूध बेचने का काम है, तुम्हारी औकात है, मुझे सस्पेंड करोगे। अचानक से पीछे से एक जीप आ जाती है और जीप जैसे ही रुकती है, तुरंत ही एक सिपाही उससे उतरता है और दूध वाले को सलूट मारता है, कहता है, जय हिंद सर। दरोगा साहब जब ये सब देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं कि आज ये सिपाही और पुलिस की गाड़ी आखिर ऐसा क्या है जो ये दूध वाले को सलूट मार रहा है। सिपाही आता है, दरोगा साहब से कहता है कि दरअसल ये इसी जिले में आए हुए ट्रेनी पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस हमारे अधिकारी हैं। दरोगा साहब बहुत हाथ जोड़ते हैं, हाथ पैर पड़ते हैं कि साहब मुझे माफ कर दीजिए। तो कहता है कि नहीं, तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी सजा यही है। तुम्हें याद है आज के कई साल पहले जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, 500 रुपया तुम लोगों ने लिया था मुझसे बहाना बना के, तुम्हें याद है? तो दरोगा साहब अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, मुझे याद है। तो वो कहता है कि तुम्हें अगर याद है तो उस दिन से आज दिन तक तुमने पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को, कितने ऐसे लोग जिनके पास पेपर भी पूरे रहे होंगे, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उन लोगों को तुमने सताया होगा और उनका फल आज तुम्हें नहीं मिले। तुम्हें सस्पेंड मैं ना क्यों करूं, ये तुम खाली कारण बता दो, रीजन बता दो जिस वजह से तुम्हें मैं बचाऊं या तुम्हें सस्पेंड ना करूं। दरोगा साहब और सिपाही लोगों का सर शर्म से नीचे हो जाता है, कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि वो आज रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी का मतलब इतना सा था कि व्यक्ति चाहे सामान्य हो, व्यक्ति चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय फैमिली का हो, कभी कभी इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसी बातें कोई किसी की लग जाती हो, बातें किसी की भी हो, कि आदमी अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और उस बदलाव में फिर बाधक कोई भी बने, बाधाएं कितनी भी आए, चाहे जितना बड़ा दुश्वारियों का पहाड़ सामने खड़ा हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो उस पहाड़ को तूर कर, उस पहाड़ को अपने सामने से हटाकर आप पहाड़ के उस पार सफलता रूपी रास्ते पर प्रशस्त हो सकते हैं, सफलता रूपी रास्ते पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रमेश के बारे में आपका क्या कहना है और उन दरोगा साहब के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, कहानी से आपको अगर थोड़ी सी भी सीख मिली हो, तो कहानी को जानने वाले लोगों को तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सर्दी बहुत ज्यादा है, सेफ्टी सुरक्षा बनाए रखें, कपड़े वगैरह अच्छे तरीके से पहन के रखें। बस दुआ है कि साल में जो साल चल रहा है आपका हर दिन मंगलमय हो। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।